हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज की वीडियो में हम लोग जो आपका पॉल साइंस का पेपर है सेकेंड सेमेस्टर का, उसको डिस्कस करने वाले हैं। और ये यूनिट 1 रहने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो इस यूनिट से आपको पहला क्वेश्चन, अगर एग्जाम में देखा जाएगा तो आपको पहला क्वेश्चन यही रहने वाला है कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, आपको संविधान से रिलेटेड पहला क्वेश्चन रहेगा। सो इसका पेपर का नाम देख लेते हैं एंड ऑल्सो कि कौन कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाउट रहता है ना कि किसके लिए कौन कौन ये वीडियो रेफर कर सकता है। सो अगर आप एनसीबी में हो तो उसके लिए भी यूज़फुल है। इवन अगर आप एसओएल में हो तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसओएल के अलावा अगर आप रेगुलर कोर्सेज में हो, सेकंड सेमेस्टर में हो, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। एंड ये पेपर एक ऐसा पेपर है, इसको अच्छे से आप पढ़ाई करो, क्योंकि अगर आपको एग्जाम देने वाले हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले हो, तो वहाँ पे तो आपको भारतीय संविधान से पॉलिटिकल साइंस वाले क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। सो थोड़ा बहुत यहाँ पे मेहनत कर लोगे तो वहाँ पे एग्जाम अगर कोई दे रहे हो, कोई टीचिंग एग्जाम दे रहे हो, इसके अलावा भी कोई एग्जाम अगर आप दोगे, चाहे एसएससी वगैरह दोगे, तो वहाँ पे ये सवाल आएगा। तो इसमें हम लोग उस पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा चीज़ों को डिटेल में देख लेंगे एंड एग्जाम के हिसाब से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पेपर का नाम अगर देखा जाए तो ये आपका इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स करके पेपर है, पॉलिटिकल साइंस का। नाउ क्योंकि पेपर का नाम ही है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, टोटल अगर देखा जाए तो उसमें काफ़ी सारे यूनिट हैं। तो पहला यूनिट आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान के बारे में की फैक्ट्स, आपको थोड़ी चीज़ें आइडिया होनी चाहिए। अगर भारतीय संविधान के बारे में अगर आपको बेसिक, क्योंकि अगर आंसर भी लिखोगे आप तो पहले इंट्रोडक्शन में अगर आप लिखोगे वहाँ पे उन सारी चीज़ों के बारे में आपको लिखना पड़ेगा जो काफ़ी सारी बेसिक बोला जाता है, बट कभी कभी बेसिक चीज़ें भी हम लोग से गलती हो जाती है। सो की फैक्ट अगर पूछा जाए, सो सबसे पहले आपको याद रखना कि एडॉप्टेड, भारतीय संविधान को कब अडॉप्ट किया गया था, उसको कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इसीलिए इसको अगर आपको पता हो तो भारतीय जो है आपका संविधान दिवस अगर पूछा जाए तो कब होता है, 26 नवंबर को होता है। इसको इन्फोर्स कब, लागू कब करवाया गया था, तो ये 26 जनवरी 1950। अब इसके पीछे भी लॉजिक है। अगर आपको याद हो तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि 1930 में, आपका 1929 में, 1929 में क्या होता है आपका जो है कौन सा सेशन होता है, ये कमेंट सेक्शन, क्योंकि कुछ मेहनत आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। अब दोनों पेपर बहुत सारे बच्चों का हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों रहता है। मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा 1929 में एक इवेंट होता है जो आईएनसी का सेशन होता है। वहाँ पे हमने प्रण लिया था कि 1930 तक हम क्या करेंगे, आज़ादी लेंगे, ठीक है, पूर्ण स्वराज लेंगे, बोला गया था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बारे में बोला गया था। सो वो उस टाइम पे तो अचीव नहीं होता है, बट उसी चीज़ को जो है सम्मान देने के लिए हमने 26 जनवरी को चूज़ किया था। क्योंकि अगर पता हो तो 26 नवंबर तक आपका संविधान बन के तैयार हो चुका था, बट उसको एक्शन में नहीं लाया गया। उसको एक्शन में कब लाया गया, फोर्स में कब लाया गया, तो 26 जनवरी 1950 को लाया गया। अब एक और बेसिक फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए, संविधान बनने में कितना समय लगा था, क्योंकि इंट्रोडक्शन में ये पार्ट भी आप लिखोगे। सो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18 डेज जो है पूरा संविधान बनने में लगा था। इसके जो ड्राफ्टिंग, जो चेयरपर्सन थे, जो पूरा जो उन्होंने ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, जो चेयरपर्सन पूछा जाए तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। एंड अगर पूछा जाए इसमें मेंबर कितने थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी में, तो 7 टोटल मेंबर थे, जिसमें काफ़ी सारे आपको रिप्लेस भी हुए थे, चेंजेस भी आया था। और अगर देखा जाए आपको संविधान के बारे में, ओरिजिनली आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें कितने आर्टिकल थे, तो 395 आर्टिकल थे, आपको अनुच्छेद था, 8 शेड्यूल जिसको अनुसूची बोला जाता है, और 22 इसके पार्ट थे। ओरिजिनली था जब बना हुआ था संविधान, तब की बात कर रही हूँ। बट अभी के हिसाब से चीज़ों को देखोगे तो बहुत सारे चेंजेस आ गए, बहुत सारे बदलाव आए हैं। सो आज अगर देखा जाए तो 470 के प्लस, ठीक है, 470 से ज़्यादा आपको अनुच्छेद हैं, 12 आपका शेड्यूल है, अनुसूची है, और 25 इसके पार्ट है। तो ये मैंने बेसिक सी चीज़ें बता दी की फैक्ट, ये इतना आपको पता होना चाहिए अगर आप ग्रेजुएशन के बच्चे हो तो। नाउ यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखते हैं, जो कि आप एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, तब आप कैसे इस चीज़ को लिखोगे। तो क्योंकि आपको पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि भारतीय संविधान का जो आपको विशेषता बताने के लिए आएगा, या फिर उसके फीचर्स बोला जाएगा कि कौन कौन से हैं। सो पहले तो आप भारतीय संविधान है क्या, आपको उसको वहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसको परिभाषित करना पड़ेगा। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, ठीक है। इट ले डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट्स, पावर ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड राइट ऑफ ड्यूटीज सिटीजन। इट रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। यही चीज़ें हिंदी में भी साइड में लिखा हुआ है। भारतीय संविधान का जो अगर देखा जाए तो सर्वोच्च कानून माना जाता है। यह सरकार की संरचना, संस्थाओं की शक्तियों तथा नागरिक के अधिकार और कर्तव्य की निर्धारित करता है। यह न्याय, स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व के आदर्श को दर्शाता है। सो अगर देखा जाए भारत में आपको, तो सबसे जिसके पास पावर है, एक तो वी द पीपल ऑफ इंडिया बोला जाता है, सब कुछ आपको यहाँ के लोगों के हाथ में पावर है। बट हम पावर कहाँ से ले रहे हैं, पावर हमें कहाँ से मिलता है, तो हमारे भारतीय संविधान से मिलता है। और भारतीय संविधान ना हो तो फिर आप जो सिचुएशन बाकी कंट्रीज़ में देखते हो, चाहे आप नेपाल में सिचुएशन देखा था कि बहुत सारे क्राइसिस आया था, बदलाव आया था, चाहे आपने बांग्लादेश में देखा था, या पाकिस्तान में आप देखते हो, तो कहीं ना कहीं उनकी संविधान में जो है वो क्या है,
खामियां हैं, कमजोरी है, इसके वजह से ये नौबत आती है। तो हमारा संविधान जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया है, ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल, जैसे आपके घर में कुछ नियम कानून होते होंगे और उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को करते हो, वैसे ही संविधान जो है वो हमको कहीं ना कहीं गाइड करता है कि हमें क्या सही करना है, क्या गलत करना है। अगर कोई इंसान बहुत पावरफुल हो जाता है और वो दूसरे को दबाने की कोशिश करता है, उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे हमारा संविधान जो है उनको याद दिलाता है कि उनका अधिकार क्या है, और उनको कहीं ना जो जो जिसको एक्सप्लॉइट कर रहा है उनको भी उनका लिमिटेशन बताता है। तो ये भारतीय संविधान के बारे में आपको याद रखना, डिफाइन करना पड़ेगा, अगर परिभाषित करना पड़ेगा। सो भारतीय संविधान आपका सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया है, और ये स्ट्रक्चर देता है, एक पूरा एक ढांचा देता है किसको, सरकार बनाने में, और पावर देता है इंस्टीट्यूशन को, जो डिफरेंट संस्था है आपको, चाहे आपको प्राइवेट है या आपको पब्लिक है, सरकारी है या फिर आपको निजी है, उसको भी क्या देता है, पावर देता है। बट वो पावर लिमिटेड होता है, ऐसा नहीं है कि अपने मन से कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हो। राइट एंड ड्यूटीज़, जो आपका अधिकार है, क्योंकि हम जनरली हमेशा अपने अधिकार के बारे में बहुत पहले बात कर लेते हैं कि हमारा ये अधिकार है कि हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, हमारा ये अधिकार है कि हमें सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। जब ड्यूटीज़ की बात आती है, जब कर्तव्य की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन हमारा संविधान हमें अपना ड्यूटी भी याद दिलाता है। फंडामेंटल ड्यूटी है आपका, जो आपको 51A में आता है, 51A में आता है, और ये अमेंडमेंट से लाया गया था, आपको संशोधन किया गया था, जिसके तहत इसको इंट्रोड्यूस, पहले इनिशियली अगर देखा जाए तो फंडामेंटल ड्यूटी कर्तव्य नहीं था, उसको लाया गया था। सो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको इट रिफ्लेक्ट द आइडियाज़, पूरे संविधान में अगर देखा जाए तो जस्टिस, न्याय क्या होता है, लिबर्टी क्या होती है। लिबर्टी बार बार आपको टर्म जो है आगे भी देखने को मिलेगा। स्वतंत्रता क्या होता है, कि अगर देखा जाए तो लिबर्टी का मतलब ये नहीं कि आप अपने लिबर्टी के लिए दूसरे का जो लिबर्टी वो छीन लोगे। संविधान इस चीज़ को भी बताता है कि लिबर्टी किस किस मामले में आपका होना चाहिए। थॉट एंड एक्सप्रेशन में है, आप अपना जो है जो विचार है प्रकट कर सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो विचार आपको किसी और को जो है हाथ पहुँचाए, किसी को हानि पहुँचाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वलिटी होना चाहिए। इक्वलिटी मतलब हमें पूरे समाज को इक्वल करना है, और इक्वल करना है इसका मतलब ये नहीं कि किसी और को अनइक्वल कर दिया जाए। फ्रेटर्निटी, जो आपको भाईचारा है उसको भी प्रमोट करने की बात की गई है। सो अगर टर्म देखा जाए जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, ये आपको फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, आपको फ्रांस के संविधान से लिया गया है ना। पहला फीचर आपको समझ में आ गया, एक तो सबसे पहले कि यही बताओगे भारतीय संविधान क्या है। देन आपको रिटन एंड लेंदी, सबसे अब ये जो फीचर आपको पूछा जाएगा ना कि विशेषता क्या है भारतीय संविधान के बारे में, तो रिटन है, ये लिखित रूप में है, और लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। सो लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पहले ही मैंने आपको की फैक्ट्स में बताया था कि इसको बनाने में कितना समय लगा था, 2 साल लगा था, 11 महीने लगे थे, और 18 दिन लगा था। तो अगर इतना लंबा समय लगा है किसी चीज़ को बनाने में, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने आप में बहुत बड़ा होगा, लेंथीएस्ट होगा। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेंथीएस्ट इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में अगर देखा जाए। इट कंटेन डिटेल प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़ एंड गवर्नेंस। भारतीय संविधान आपको लिखित संविधान है, और यह विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। इसमें आपको प्रशासन, मौलिक अधिकार, कर्तव्य और शासन और से जुड़े हुए विस्तृत प्रावधान शामिल मिलते हैं। अब लेंथीएस्ट जो है वो इसलिए भी है क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि अगर अब भी देखा जाए तो अराउंड आपको 470 प्लस 470 से ज़्यादा ही आपको अनुच्छेद दिए गए हैं। इसके अलावा 25 पार्ट में आप डिवाइडेड है, और आपको 12 अनुसूची है, 12 जो है वो स्केड्यूल दिया गया है। तो अगर इतना विस्तृत है, इनमें एक भी चीज़ ऐसी नहीं है कि उसमें मिसिंग है। हर जो भी आपको इथनिसिटी है, चाहे आपको जितने भी रिलीजन है, चाहे आपको जितने कास्ट है, जितने आपको क्रीड है, इन सारी चीज़ों का जो है राइट, उनके जो अधिकार है उसको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। तो एक एक अगर देखा जाए तो हर एक डायमेंशन को कवर किया गया, इसलिए अपने आप में भारतीय संविधान है वो आपको लेंथीएस्ट माना जाता है, काफ़ी जो है विश्व में विस्तृत संविधान माना जाता है। नाउ नेक्स्ट जो इसका फीचर आप बताओगे कि ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, जो विभिन्न स्रोतों से इसको लिया गया। भारतीय संविधान के बारे में अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं कि हमने सारा आइडिया जो है अपने आप जो है उसको कल्मिनेट किया है, उसको अपने आप हमने बनाया है। हमने बहुत सारे आइडियाज़ को दूसरे देशों से लिया है। और ये भी अगर एग्ज़ाम जब आपको फीचर्स लिखोगे, और एक ही याद रखना, अगर आप लोगों का इस बार मार्क्स आएगा तो आपको एक तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने दिया होगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने क्या क्या गलती किया एग्जाम में। अगर बस पन्ने भरोगे तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो बी अटेंटिव, थोड़ा आपको अपने आंसर पे काम करना पड़ेगा। अगर पास करना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं तो अच्छे मार्क्स के लिए आपको थोड़ा वो सोचना पड़ेगा कि वहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स डालने पड़ते हैं, उसको पॉइंट में लिखना होता है और थोड़ा एक्सप्लेन भी करना होता है। सो देखते हैं यहाँ पे जो दूसरा फीचर है वो ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। भारतीय संविधान में अगर देखा जाए तो हमने बहुत सारे विभिन्न सोर्सेज से लिया है। तो पहला एक तो याद रखना कि 1935 का आपको 1935 का क्या था, एक अधिनियम था जिसमें से बहुत सारी चीज़ों को हमने लिया था। बट अगर आपको पूछा जाए कि कौन कौन सी चीज़ें और लिया है हमने, भारतीय संविधान कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें ली है, तो वो भी आप एग्जाम में लिखोगे। तो
द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बोरो द फीचर फ्रॉम मैनी कंट्रीज सच एज यूके से हमने लिया है, यूनाइटेड किंगडम से लिया है, यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, आयरलैंड से लिया है, कनाडा से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, एंड मेकिंग इट्स यूनिक एंड एडेप्टेबल। अब ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें हमने दूसरे कंट्री से, हमारा खुद का भी आइडिया था बट हमने दूसरे देशों से भी कुछ चीज़ों को लिया है। अब यहाँ पे वो एग्जाम्पल आप लिखोगे, जैसे कि पार्लियामेंट्री जो फॉर्म है, संसदीय जो आपका प्रणाली है, उसको हमने कहाँ से लिया है, यूनाइटेड किंगडम या फिर ब्रिटेन बोल लो। फिर हमने DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कहाँ से लिया है हमने, तो ये जिसको राज्य दिशा निर्देश बोला जाता है, इसको आयरलैंड से लिया है। एंड फंडामेंटल राइट जो कि आपका मौलिक अधिकार है, उसको कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया है। इवन इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करते हैं, जो हम स्वतंत्र आपका न्यायपालिका की बात करते हैं, वो भी हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। जुडिशियल रिव्यू जो है उसको भी हमने कहाँ से लिया, यूएसए से लिया है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो जज होता है, और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो होता है, ये सारी चीज़ें हमने यूएसए से लिया है। और अगर मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग से भी पूछती जाऊंगी ताकि आप लोग थोड़ा सा अपने हिसाब से भी पढ़ के चीज़ों को आओ। और एक चीज़ का तो गारंटी मैं दे रही हूँ कि अगर यहाँ से चीज़ें पढ़ के जाओगे तो आपका यहाँ जो क्वेश्चन अगर आएगा तो आप काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ लिख सकते हो, बट थोड़ा अपने तरफ से भी चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर दो। आपको बताना है कि कंकरेंट लिस्ट जो है, आपको जो कंकरेंट अनुसूची है उसको कौन से देश से लिया गया है, राइट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट फीचर अगर पूछा जाए, दो फीचर मैंने ऑलरेडी, एक तो अपने संविधान को कैसे परिभाषित करना वो बता दिया मैंने, सोर्सेज मैंने बता दी कहाँ से क्या क्या चीज़ें हमने लिया है। और उसके अलावा देखा जाए तो फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, मजबूत केंद्र वाला संघीय ढांचा, ये भी भारत का जो आपका भारतीय संविधान है उसका क्या है, फीचर है, उसका आपका विशेषता है। अब ये फेडरलिज्म बार बार आपको शब्द आएगा, और पॉलिटी में अगर यहाँ से शब्द अगर नहीं, शब्द पे अगर आपको नहीं कमांड है, अगर शब्द ही नहीं समझोगे तो फिर एग्जाम में दिक्कत हो जाता है। तो फेडरलिज्म शब्द से डरने की जरूरत नहीं है, मैं इसको एकदम सिंपल मीनिंग में समझा रही हूँ आपको। फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये भारत का इनिशिएटिव, भारत का आइडिया है, बट फेडरलिज्म अगर यूएसए में देखा जाए तो कुछ अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है। सो इंडिया का फेडरलिज्म कहाँ से इंस्पायर है, थोड़ा बताना मुझे, बट आगे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ फेडरलिज्म के बारे में। सो इंडिया फॉलो अ फेडरल सिस्टम वेयर पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, हाउएवर द सेंटर इज स्ट्रॉन्ग स्पेशली ड्यूरिंग द इमरजेंसी। भारतीय संघीय व्यवस्था अगर जिसमें देखा जाए आपको, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया जाता है, लेकिन आपातकाल के समय में केंद्र अधिक शक्तिशाली हो जाता है। अब देखो पावर डिवीजन होता है, आपको पावर डिवीजन में क्या होता है कि दो, आपने सुना होगा यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंटर मतलब यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो कि आपका 28 राज्य हैं और 8 आपको यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। तो उसमें क्या होता है कि जो आपको सबसे सेंटर में बैठा है, सेंटर में आपको कौन हो जाएंगे, जो यूनियन गवर्नमेंट है वो, ठीक है, उनके हाथ में पावर होता है, और जो डिफरेंट स्टेट है उनके हाथ में भी पावर होता है। बट वो पावर जो है अगर देखा जाए तो भारत में आपको क्या है, अनइक्वल है। ऐसा नहीं कि राज्य को बहुत ज़्यादा पावर दे दिया गया है और जो आपको सेंटर में बैठा, जो यूनियन गवर्नमेंट बैठे हैं, उनको कम पावर दिया गया। यूनियन गवर्नमेंट हमारे देश में क्या है, ज़्यादा पावरफुल है इन कंपेरिजन टू द 28 स्टेट। अगर ऐसा ना हो तो क्या हो जाएगा, फिर आपको हर राज्य जो है वो अपने हिसाब से मनमानी करेगा। तो ये भारत के लिए, क्योंकि भारत अगर देखा जाए तो काफ़ी यहाँ पे विविधता है, बायोडाइवर्सिटी, जो आपको काफ़ी डाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो वो सारी चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने यूएस को पूरे तरीके से फॉलो नहीं किया। लेकिन अगर पूछा जाए कि पूरे तरीके से फेडरल, पूरे तरह से अगर पूछा जाए आपको कि केंद्रीय संघीय ढांचा कहाँ पे है, तो यूएसए में। यूएसए में ऐसा है कि आपको 50 स्टेट है, जैसे भारत में कितना है 28 स्टेट है, तो यूएसए में आपका 50 स्टेट है। वहाँ पे फेडरलिज्म के अकॉर्डिंग क्या है कि जो सेंटर है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है, उससे ज़्यादा पावरफुल कौन है, आपका स्टेट है, ठीक है। 50 स्टेट जो अपने आप में पावरफुल है, उनके पास ये भी पावर है कि अगर कल को वो बोलते हैं कि 50 स्टेट में से एक भी स्टेट अगर बोलता है कि मुझे जो है वो यूएसए का पार्ट नहीं रहना, मुझे इंडिपेंडेंट होना है, ठीक है, सो दे कैन प्रेफर दैट, वो हो सकते हैं। क्या इंडिया में ये चीज़ें पॉसिबल है? नहीं। अगर ये चीज़ अगर हो जाएगा पॉसिबल तो हर स्टेट अपने हिसाब से क्या बोलेगा कि मुझे खुद का एक संविधान चाहिए, खुद का क्या चाहिए, एरिया चाहिए, मुझे अपने आप को अलग देश घोषित करना है, जो कि आपको पॉसिबल नहीं है। तो फिर तो अब भारत रहेगा ही नहीं। यूएसए में ऐसा है, यूएसए में इसीलिए आप देखोगे तो वहाँ पे डुअल सिटीजन होता है, जो सिटीजनशिप होता है। भारत में अगर देखा जाए तो आपको एक ही जो है सिटीजनशिप मिलता है, आप भारतीय नागरिक ही जाने जाते हो। बट अगर यूएसए में आप जाओगे तो दो तरह का होता है, आप स्टेट के भी नागरिक होते हो, वहाँ का सेंटर का भी नागरिक हो, तो आपके पास 2 सिटीजन कार्ड होंगे, ठीक है। सो ये यूएसए का है। सो आपको समझ में आ गया होगा। फेडरलिज्म के बारे में अगर पूछा जाए कि संघवाद के बारे में पूछा जाए क्या होता है, तो संघवाद में मतलब पावर जो है आपको स्टेट, जो कि आपका राज्य है, और जो आपको केंद्र है, उनके बीच में डिवाइड किया जाता है। जिसमें भारत के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो राज्य जो है आपको उसके पास पावर कम है, और जो लेकिन जो आपका केंद्र में सरकार बैठे उनके पास पावर ज़्यादा होता है, खासकर इमरजेंसी के टाइम पे। आपातकाल जो लगती है इमरजेंसी, आपने 3 आर्टिकल, अब जो अनुच्छेद है उसमें सुनोगे 352 में है, ठीक है, 56 में है एंड 60 में है।
तो ये भी फीचर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फीचर है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो दो चीज़ें होती है, फेडरल और पार्लियामेंट्री में दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। फेडरलिज्म के बारे में पूछा जाए तो ये अमेरिका का है कॉन्सेप्ट है, और भारत में अमेरिका वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये भी याद रखना आपको। दूसरा है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको संसदीय शासन प्रणाली बोला जाता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है इसमें देखा जाए तो, इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड। भारत में संसदीय जो शासन प्रणाली है जिसमें आपको कार्यपालिका विधायकी को प्रति जो है उत्तरदायक होता है, और प्रधानमंत्री आपको वास्तविक जो है कार्यकारी प्रमुख माने जाते हैं। अब पार्लियामेंट्री में अगर देखा जाए तो आपको दो चीज़ें याद रखना, एक तो आपका लेजिस्लेटिव होता है, दूसरा एग्जीक्यूटिव होता है। इसमें कार्यपालिका होती है और दूसरा आपको क्या होता है, विधायकी होती है। जो एग्जीक्यूटिव, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन में जाने की जरूरत नहीं है। एक कार्यपालिका जो होगी उनका काम क्या होगा, ये आपको जो विधायक है, ठीक है, विधायकी है, जो लेजिस्लेटिव है वो एल से लेजिस्लेटिव, एल से लॉ, याद रखना आपको। जो लोग आपको कानून बनाते हैं उनको लेजिस्लेटिव बोला जाता है, उनको विधायकी बोला जाता है। और उस कानून को जो इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर मान लो आपने बैठा, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, ठीक है, जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, आपको पार्लियामेंट में बैठ के कानून बनाते हैं। अभी बहुत सारे कानून पर बात चलता रहता है कि कौन सा कानून बनना चाहिए। सो अगर मान लो कोई इंटरनेट को लेकर कानून बनाने की बात हो रही है, फिर वो सोशल मीडिया को बैन करने की बात करें, तो ये जो कानून बनाया जाएगा, ये कानून बनाएगा कौन, विधायकी बनाएगा, ठीक है, लेजिस्लेटिव बनाएगा। लेकिन क्या वो आके इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे पूरे देश में, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते ना। उसके लिए क्या आपको चाहिए होगा, आईएएस ऑफिसर चाहिए होगा, जो आपको डिफरेंट लेवल पे आपको जो अदर मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जो उसको इम्प्लीमेंट करता है, जो उसको लागू करता है, उसको एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, उसको ही आपको कार्यपालिका बोला जाता है, ठीक है। सो इसी को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है, जहाँ पे दो चीज़ें काम करती है, एक आपको कानून बनाता है, दूसरा उस कानून को लागू करवाता है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक और चीज़ है जो कि प्रमुख है, आपको याद रखना है। फेडरलिज्म में अगर देखा जाए, जो कि मैंने आपको संघवाद बताया, संघवाद में क्या होता है ना कि प्रेसिडेंट जो है वो ज़्यादा पावरफुल होता है आपको, ठीक है, जो प्रेसिडेंट है वो वहाँ पे ज़्यादा पावरफुल होंगे। बट जो पार्लियामेंट्री फॉर्म होता है वहाँ पे आपको कौन पावरफुल ज़्यादा होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। तो भारत में प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा पावरफुल है, रियल एग्जीक्यूटिव उनको ही माना जाता है, ठीक है। सो ये दूसरा आपका फीचर था। थर्ड जो है, भारतीय संविधान के बारे में अगर पूछा जाए इसका विशेषता क्या है, तो उसका फंडामेंटल राइट, जिसको मौलिक अधिकार बोलते हैं। सो फंडामेंटल राइट अगर देखा जाए तो ये क्या है एक्चुअल में, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार कैसे क्या चीज़ है, जो अधिकार आपके जो आपको प्रोटेक्ट करता है, जो आपको बचाता है, ठीक है। जैसे आप किसी चीज़ को, कुछ ऐसे राइट्स होते हैं, कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो को आपको जन्म से दिया जाता है, उसको नेचुरल राइट बोला जाता है, ये ह्यूमन राइट्स बोला जाता है, तो ये भी फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। सो ऐसे राइट्स जो आपको कहीं ना कहीं हर चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहा है, और ये आपको गारंटी देता है कि आपको जो है वो इंश्योर करेगा, फ्रीडम देगा, इक्वालिटी देगा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। बहुत सारे राइट्स हैं, जैसे अगर भारत में देखा जाए तो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो संविधान में नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान करता है ताकि स्वतंत्र, समानता और शोषण से सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो फंडामेंटल राइट का आइडिया अगर पूछा जाए, मौलिक अधिकार का आइडिया हमने कहाँ से लिया है, तो ये यूएसए से लिया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया है। भारत में कौन से अनुच्छेद, जो आपको भारतीय संविधान है, कहाँ से कहाँ तक इसमें आपको फंडामेंटल राइट्स है, तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है, ठीक है। 12 से लेके आपको 35 तक जो है फंडामेंटल राइट के बारे में बात किया गया संविधान में। अगेन सवाल आप लोगों के लिए, कुछ सवाल अगर मैं पूछती हूँ तो उस पर थोड़ा आप सर्च कर लिया करो, थोड़ा इससे आपका भी नॉलेज इन्हेंस होगा। सो मैंने आपको अनुच्छेद तो बता दिया, आप मुझे पार्ट बताना कि कौन से पार्ट में जो है फंडामेंटल राइट्स मेंशन किया गया है। टोटल फंडामेंटल राइट अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान में कितना है, 6 है, ठीक है। पहले 7 था, एक को हटा दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो था। अब राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल मौलिक अधिकार नहीं है। सो फंडामेंटल राइट अगर देखा जाए टोटल 6 जो है आपको, एक तो आपका राइट टू इक्वालिटी वाला आता है, ठीक है, जिसमें हमको 14 से लेके 18 तक बात किया गया। राइट टू फ्रीडम है आपका 19 से लेके 21 तक है। इसके अलावा जो आपका एक्सप्लॉयटेशन वाला राइट है वो भी इसमें, जैसे कि बाउंड्री लेवर नहीं करना, राइट टू रिलीजियस राइट है, राइट टू एजुकेशन है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो रेमेडीज़ वाला जो, जिसको 32 आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया। बट इतना डिटेल में नहीं जाना, आपको बस ये याद रखना कि मौलिक अधिकार देने का मतलब क्या है, और आपको 6 फंडामेंटल राइट्स थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। और ये लिया कहाँ से गया, यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट जो यूनिक फीचर है भारतीय संविधान का वो है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको राज्य के नीति निर्देश तत्व बोला जाता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल गाइड द स्टेट इन मेकिंग लॉज एंड पॉलिसी टू एस्टेब्लिश द वेलफेयर थाउ दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल। देखो फंडामेंटल राइट के बारे में अगर बोला जाए तो अगर किसी को फंडामेंटल राइट नहीं मिलता है या फिर उसका जो छीना जाता है, उसको हानि किया जाता है, तो डायरेक्टली आपको
कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, ठीक है, जो है वो किसी भी जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है और उसके फंडामेंटल राइट को, मौलिक अधिकार को प्रोटेक्ट किया जाएगा। मान लो कि आपका राइट टू लाइफ है, 21 में बात किया गया, अनुच्छेद 21 में बात किया गया, राइट टू एजुकेशन भी 21 के अंदर है। अगर मान लो कि आपको शिक्षा नहीं दिया जा रहा है तो आप इसमें क्या कर सकते हो कि डायरेक्टली कोर्ट के पास जा सकते हो। मान लो कि आपको राइट टू लाइफ को किसी से खतरा है, तो आप अगर मान लो कि आपको कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है तो आप कोर्ट के पास अप्रोच कर सकते हो। ये आपको लीगल राइट भी बोला जाता है। बट जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं, राजनीति निर्देश तत्व के बारे में बात करते हैं, तो इसमें 35 से लेकर 51 तक जो अनुच्छेद इसके अंदर आता है। लेकिन ये आपको लीगली नहीं, ऐसा नहीं कि मान लो कि जैसे कि अब 35 से लेकर 51 के अंदर बहुत सारे अनुच्छेद दिए गए, जिसमें 40 के अंदर आपको पंचायती राज बनाने के बारे में बात किया गया है। इवन इसमें अगर देखा जाए तो इक्वल पे के बारे में बात किया कि आपको जो है सम्मान जो है वेतन मिलना चाहिए। अगर समान वेतन नहीं मिलता तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाओगे और ये इन्फोर्सिबल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के साथ प्रॉब्लम यही है कि ये इसमें आपको 35 से 51 के बीच में जो अनुच्छेद रखे गए थे वो आज़ादी टाइम में इस सोच के साथ रखा गया था कि जब कल को भारत विकसित बनेगा और ज़्यादा यहाँ पे आपको चीज़ें सुधरेगा तो इसमें से सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, फंडामेंटल राइट्स में जोड़ते जाएंगे, ठीक है। बट ये लीगली इन्फोर्सिबल नहीं है और ये जनरली आपको पॉलिसी मेकिंग में और इसको वेलफेयर स्टेट को अगर किसी अच्छे चीज़ों के लिए हमें इंप्लीमेंट करना है खासकर, ठीक है, नीति निर्देश तत्व जो है राज्य के कल्याणकारी राज्यों की स्थापना हेतु नीति और कानून बनाने में मार्गदर्शन देता है। हालांकि ये जो है आपको न्यायालय में लागू लगाने का कोई पावर नहीं है, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट फीचर है आपका इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जो जुडिशरी है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ये मैंने ऑलरेडी बताया आपको, यूएसए से हमने लिया है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब ये है कि जो आपको सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, अब वहाँ पे जो उनका काम है उसको उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं, इंटरफेरेंस नहीं होगा। मान लो कि सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन, अगर मान लो कि कोई नियम कानून बनाया जाता है, जो कि मैंने बताया लेजिस्लेटिव बनाती है, तो उसको बनाने में अगर मान लो कि कुछ उन्होंने उसमें कमी है, अब वो अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि उस नियम को क्या कर सकता है, या लॉ को अगर किसी कानून को बनाएगा उसको खारिज कर सकता है। अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट के साथ चैलेंज क्या आ सकता है कि फिर अगर मान लो लेजिस्लेटिव ने कोई कानून बनाया तो फिर उसको पूरे देश में इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, उसको तो चेक एंड पावर, उसको चेक करने के लिए तो कोई रहेगा ही नहीं। सो चेक एंड बैलेंस के लिए जो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है, और ये हमारे संविधान में है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स थ्रू द जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट फीचर है आपका सेक्युलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में बात किया गया। तो धर्मनिरपेक्ष तो भारत आपको बहुत जो है आपको प्राचीन समय से ही माना जाता है। चाहे आप बेस्ट एग्जांपल दे सकते हो, अशोका के टाइम पे भी धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात किया गया था। हर धर्म को प्रमोट करने की, हर जो आपको रिलीजन है उनको प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी। इवन अकबर के टाइम में भी किया गया था। तो ये टाइम टू टाइम हमने देखा है। लेकिन भारतीय संविधान में इसको अगर देखा जाए तो ऐड कब किया, इनिशियली ये शब्द जो है हमारे भारतीय संविधान में नहीं था, बट इसको ऐड किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था। 42nd अमेंडमेंट है आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 1976 में लाया गया था, जिसमें धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, इंडियन सेक्युलर स्टेट मीनिंग द स्टेट हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन एंड ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वली। अब धर्मनिरपेक्ष का मतलब एकदम लिटरल मीनिंग आपको याद रखना कि ये नहीं है कि जो आपको जो स्टेट है, जो आपको सेंटर है, वो धर्म की बातों पे बात नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन सेंटर का अपना कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई धर्म प्रैक्टिस कर रहा है, कोई टेम्पल बनाना, कोई मॉस्क बनाना, कोई गुरुद्वारा बनाना, तो उनको रोका जाएगा, उनको ऐसा कुछ नहीं है। बट वो क्या करेंगे, वो खुद को ऐसा नहीं दिखाएंगे कि मैं एक धर्म को मानता हूँ। उनके लिए सारे धर्म क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे, जिसको हम लोग सर्वधर्म संभव बोलते हैं, ठीक है। सो भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जहाँ राज्य का कोई धर्म नहीं है, ठीक है, स्टेट का कोई आपका धर्म नहीं होगा, सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान जो है वो करेंगे। यही धर्मनिरपेक्ष जो है हमारे संविधान में लिखा हुआ है। और ये याद रखना कि प्रियम्बल में आपको सेकुलरिज्म के बारे में, धर्मनिरपेक्षता के बारे में मेंशन किया गया था, बट शुरू में नहीं था, इसको ऐड किया गया था 1976 में। नेक्स्ट फीचर है आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड सिंगल सिटीजनशिप। भारत में आपका सिंगल सिटीजनशिप है, एक ही आपको क्या है, सिटीजनशिप मिलता है, नागरिकता मिलता है। ऐसा नहीं कि आप यूएसए के जैसे अगर देखा जाए 50 स्टेट है तो 50 स्टेट में आपको हर लोगों का स्टेट के हिसाब से भी एक जो है वो नागरिकता है, और दूसरा आपको जो सेंटर के हिसाब से भी है। भारत में एक ही आपको एक मान लो कि आपको नागरिकता मिला हुआ है, तो ऐसा तो नहीं कि आप अगर किसी और स्टेट में जाते हो तो वहाँ पे आपको घुसने नहीं दिया जाता, बोला जाता कि नहीं आप तो दूसरे राज्य से आए हो, ऐसा नहीं है ना, आप सही कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। तो ये आपका सिंगल सिटीजनशिप है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो आपको सार्वभौमिक व्यवसाय मत अधिकार, मतलब सबके पास राइट है। अब सबके पास ऐसा नहीं कि जो कोई भी जाके वोट दे सकता है, एक एज रखा गया कि 18 के ऊपर जो भी होगा, ठीक है, जिसका 18 साल हो चुका है, चाहे वो मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, कोई भी है, ठीक है, अगर 18 साल हो चुका है तो उनके पास अब कोई भी मतलब भारत के सिटीजन होना चाहिए, भारत का नागरिकता उनके पास भी होना चाहिए। भारत के नागरिक है वो, ठीक है, 18 साल के हैं,
कोई भी धर्म से है, कहीं कोई भी जाति से है, कोई भी वर्ण से है, कहीं से भी बिलोंग करे, अगर वो भारत में पैदा हुए, उनके पास सिटीजनशिप है, तो उनके पास मौलिक अधिकार है ये, ठीक है। यूनिवर्सल, ये आपको आर्टिकल कौन सा है, 326 में दिया गया है कि आपके पास अधिकार है कि आप क्या कर सकते हो, वोट कर सकते हो, एंड ये भी आपका यूनिक फीचर है। और राइट टू वोट जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, याद रखना है, ठीक है। सो ये मैंने फीचर्स आपको बता दिए, 1 बाय 1 रिवाइज करवा देती हूँ। सिंगल सिटीजनशिप वाला पॉइंट है, धर्मनिरपेक्ष के बारे में, सेकुलरिज्म के बारे में, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट्री फॉर्म, फेडरलिज्म, संघवाद, और जो कि हमने बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से भी अपना संविधान लिखा हुआ है। सबसे लेंदियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। और ये इंट्रोडक्शन था, की फैक्ट्स यहाँ पे हैं। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर लगता है कि कुछ और चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको लगता है कि किसी और सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, तो ऑल्सो राइट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।